था, ये कहते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर रिंग्स में जो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एरोमेटिसिटी में जो एरोमेटिक कंपाउंड जिसको कह रहे हैं हम, उसमें जो हर कार्बन है उसके पास वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसके अलावा उसके पास एक p ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह जो इजाजत देता है, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है। और इसके अलावा एरोमेटिक मतलब सिस्टम जो है वो उसमें वो एक क्लोज शेल होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये मतलब है, अगर हम लोग हक्कल्स रूल की बेस पे एरोमेटिक कंपाउंड, कौन से कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक कहते हैं और कौन से को नहीं कहते, इसको हक्कल्स रूल की बेस पे हमने एक्सप्लेन किया। और हक्कल्स रूल ये कहता है कि वो वाले जो एरोमेटिक सिस्टम है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिंग में 4n+2 के इक्वल होंगे वो एरोमेटिक होंगे, और जिसमें जो n4n+2 में जो n है वो होल नंबर भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम लोग इसे हक्कल्स रूल को एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करें हक्कल्स रूल की बेस पे, तो वो ये कहता है कि वो वाले मोनोसाइक्लिक रिंग्स जिनमें जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2, 6, 10 या 14 होंगे वो एरोमेटिक होंगे, और पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, और अदरवाइज जो दूसरे होंगे 4, 8, 12 वो जो है वो एरोमेटिक नहीं होंगे। और इसके लिए जो किसी भी कंपाउंड जो है एरोमेटिक होने के लिए उसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे हम लोग उसे जो कहते हैं कि वो एरोमेटिक है। उसमें ये है कि जो कंपाउंड है, एक तो वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, इसके अलावा वो जो है वो हक्कल्स रूल को ओबे करता हो, और इसके अलावा उसमें जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और जो उसका रिंग का जो एटम है, हर एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और इसमें जो है, अब जैसे कि हमने पीछे हक्कल्स रूल की बात की कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिनमें 2, 6 या 10 या 14 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो एविडेंसेस वाली स्लाइड है ना, स्लाइड नंबर 4, एविडेंसेस फॉर एरोमेटिक, इसी को एक्सप्लेन कर रही है। जैसे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये कैसे हुआ? ये साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन है, इसमें यानी कि एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। एक पाई बॉन्ड मतलब कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और इन 2 पाई, और मैंने क्या कहा था कि जो जिनमें वो वाले कंपाउंड जिनमें 2, 6 या 10 या 14 पाई डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? वो एरोमेटिक होंगे और वो स्टेबल होंगे। तो इसमें एक पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज भी हो रहा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी भी है और ये फिर एरोमेटिक भी है। और दूसरी, अगर हम 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये नेप्थलीन है, इसमें देखा जा सकता है कि 5 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई बॉन्ड है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये डीलोकलाइजिंग है और इस वजह से ये एरोमेटिक भी है। और ये जो साइक्लो डेका पेंटाइन है, इसमें 5 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई बॉन्ड और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इसकी मुताबिक इसे जो है वो एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। वो एरोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो 2 हाइड्रोजन अंदर प्रेजेंट है ये नॉन बॉन्डेड है, और इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो प्लेनरिटी नहीं, इसकी प्लेनरिटी नहीं होती, प्लेनरिटी अटेन नहीं कर सका, इस वजह से ये जो है वो जो स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। समझ आ रही है? समझ आ रही है। सो तो नहीं गए सारे, कोई भी नहीं बोल गए, रहा। लेकिन आपकी जो स्लाइड थी ना बता जिसमें हाइड्रोजन तुम बता रही थी, मैंने कहा कि इसमें भी जो है 5 पाई बॉन्ड है, जिसके 5 पाई बॉन्ड है, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और हक्कल्स रूल के मुताबिक वो वाले कंपाउंड जिनमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो नॉन बॉन्डेड है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर की प्लेनरिटी नहीं होती। नॉन बॉन्डेड किससे मतलब? ये दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड है कोई अंदर, ये नॉन बॉन्डेड है ना, तो ये अपने अपने कार्बन से अटैच है ना जस्ट, तो इसकी वजह से तो डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती। समझ नहीं आ रही? डीलोकलाइजेशन तो तब होगी ना जब, मेरी बात सुनो ना, जब डीलोकलाइजेशन तब होगी जब हर कार्बन जो है कंपाउंड का वो sp2 होगा। ये एक इसके साथ मतलब वैसे तो ये sp2 ही था, लेकिन जब इसके साथ
दोनों के अंदर एक एक हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच भी नहीं है, इसकी वजह से डिलोकलाइजेशन भी नहीं होगी और स्ट्रक्चरल प्लेनरिटी अटेन नहीं कर सकता। सही है कि कोई अभी भी? और नेक्स्ट में हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक्स जो है, इनमें देखो ये पायरोल है और ये फुरान, थायोफीन और पेरिडीन। ये जो पहले तीन है ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इनमें तीनों में जो पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, इन तीनों में 2-2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इट्स मीन यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। हर जो रिंग का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। और इसमें जो पायरोल है, इसमें जो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और वो p ऑर्बिटल वो पैरेलल है दूसरे p ऑर्बिटल्स के साथ। दूसरे p ऑर्बिटल्स कौन से? जो रिंग के कार्बन हैं उनके p ऑर्बिटल्स के साथ पैरेलल है। और ये हमने पढ़ा है कि जो पैरेलल है सिर्फ वही ओवरलैप कर सकते हैं और पैरेलल इसके ओवरलैप होता है 4 वो वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 नाइट्रोजन के ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से ये एरोमेटिक है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है। और फिर फ्यूरान में से अगर हम देखें, फ्यूरान और जो थायोफीन है इन दोनों सल्फर, इसमें जो फ्यूरान और थायोफीन में जो ऑक्सीजन और सल्फर है दोनों के पास 2-2 जो है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इस तरह तो रिंग में 4 और ऑक्सीजन पे 4 ये तो 8 हो जाते हैं और इस तरह सल्फर में 4 और जो रिंग में 4 8 हो जाते हैं। लेकिन ये बात है कि जो एक ऑक्सीजन पे और एक सल्फर पे जो एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है और वो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है और इस वजह से वो ओवरलैप नहीं करता। दूसरा जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जो जिस p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है वो पैरेलल होता है, इस वजह से वो ओवरलैप करता है और दोनों में 6-6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। समझ आई जी? किसी को क्वेश्चन है? और फिर ये थायोफीन और फ्यूरान की तो मतलब आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों पे 2-2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें से एक जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पैरेलल p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर में है। तो परपेंडिकुलर वाला जो है वो रिंग के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, जस्ट जो है वो पैरेलल वाला करेगा और इस तरह जो है ये मॉलिक्यूलर पाई ऑर्बिटल बनाएंगे 6, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक है। और जो पेरिडीन है, पेरिडीन में देखा जाए तो इस तरह इसमें भी जो है 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं और 6 यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे हैं, तो ये 8 होंगे। ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए लेकिन ये एरोमेटिक है क्योंकि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है वो परपेंडिकुलर है और वो ओवरलैप नहीं कर रहा। इस वजह से ये पेरिडीन के सिर्फ जो अंदर वाले 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही इन्वॉल्व हैं, इस वजह से ये सिर्फ ये भी एरोमेटिक है। रमला, ओके अब रमला मेरी बात सुनो यार। अगर कोई मतलब इस तरह का आपको लग रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट किसी के भी जहन में आ रहा है, कोई मतलब मुश्किल सा भी क्वेश्चन है, तो वो आप हमें लिखवा दो ताकि हम उसको भी मतलब देख सकें, देख के आए हम। अगर किसी के जहन में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ भी रहा है तो वो अभी मतलब हमें लिखवा दे, बता दे। वो तो उसके जहन में आ सकता है ना जिसने प्रेजेंटेशन बनाई नहीं, है। अगर आप लोगों को समझने और देखने से कुछ अगर लग रहा है, मेरी प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ, कि अगर लगे ना तो मुझे बता देना ताकि मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लूँ, उसके ऊपर देख के कल सर्च करके आऊँ। अच्छा ठीक है। एक सेकंड में स्लाइड्स खोलूँ। mechanism chart. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर जनरली रिएक्शंस इन व्हिच एन इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेसेस अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये जैसे अपने नाम से बता रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो डिस्प्लेस कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को। एलिफेटिक में हम पहले इसको देख रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे इसको एरोमेटिक के केस में।
तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, और फंक्शनल ग्रुप मेनली यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ही ऐसे होगा, लेकिन मेजरली हो हाइड्रोजन ही रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसको, इसके मैकेनिज्म को देखने कि अगर आपके पास कीटोन है कोई, तो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे कम ये स्लाइड्स देख के ही ना कोई भी बंदा जज कर सकता है कि ये कॉपी पेस्टेड स्लाइड्स है। हाँ, तो क्या करे अब? क्या करें इसका मतलब मैम ने उस दिन भी इंस्ट्रक्शन इसीलिए क्लियर की थी कि आपने सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखना है। थोड़ा थोड़ा ही लिखा है यार इसको। अब हम ये जो मैकेनिज्म है इसको किताब से ही उठाते हैं ना, तो हमने किताब से उठाया और थोड़ा बहुत मतलब हमने मैकेनिज्म के बाद हमारी स्लाइड्स भी अब देखना फिर जज कर लेना। अच्छा ठीक है, तो उसके ये बाद मैंने कुछ मैं बता रही थी कि मैम ने जो कहा था आगे आप सबकी मर्जी है कि आपने सोच के ही बनाए। आप हमें समझा दो बस जो लिखा हुआ। कीटोन है, ठीक है, वहां पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन मोर फिजिबल होगा। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा के जो है हेलाइड आयन लग जाएगा। इसके ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन, और HX निकल जाएगा। बाकी ये कंपाउंड हमारे पास हेलो कीटोन रह जाएगा। अगर कीटोन है फर्दर कोई भी अगर कंपाउंड है तो वो हमारे पास हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूटेड आ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के स्टेप में देखा जाए हेटेरोलिटिक क्लीवेज अगर हो रही हो तो ब्रोमाइड एक कार्बन पे जाके लग रहा है, और वहां से हाइड्रोजन जो निकल रहा है ना वो दूसरा हमारे पास डिटैच होके उसके साथ आ रहा है बाय प्रोडक्ट के साथ। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट को देखें। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज इन व्हिच एन इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एरोमेटिक कौन सी स्लाइड रीड कर रही हो? जो भेजी थी, नहीं, स्लाइड नंबर स्लाइड नंबर 2 है, मेरे 3 है। ओके ठीक है, तो वो कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कंपाउंड में देखा जाएगा इसमें सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस होगा रिंग का, और उसके साथ ब्रोमाइड आके लग जाएगा। वो डिफरेंट प्लेसेस हैं, वो बाद में देखते हैं, और 2 पैरा मेटा। और इस तरह से अगर तो क्लोरीन लग रहा है तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रिक एसिड लग रहा है, मतलब नाइट्रिक एसिड अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रेटाइन, तो नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनिक, इनके सारों के मैकेनिज्म आगे वाले एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स इसी ही कह रहे हैं कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो रही हो। और फर्दर जनरल मैकेनिज्म को देखा जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ। बेंजीन हैज समथिंग इन कॉमन विद अल्कीन, ठीक है। इन दोनों को इसलिए रिजेम्बलेंस और कंपैरिजन में लाया गया कि इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, वो देख लेते हैं। अल्कीन रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ HBr की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रॉन जो है अल्कीन पाई बॉन्ड का रिएक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के हैं अल्कीन में वो रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और कार्बोकेशन इंटरमीडिएट हमें मिल जाता है, ठीक है। इसमें भी जो है रिएक्शन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि अल्कीन जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक कर रहे हैं, और फर्दर ब्रोमाइड जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, और बाकी हमारे पास एक स्लो स्टेप में कार्बोकेशन इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। और कार्बोकेशन फॉर्म जो है वो अल्कीन के साथ अब रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन बन गया, ठीक है। और फिर इससे हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगी। तो फर्दर बेंजीन ससेप्टेबल है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी व्हेन रादर देन एडिशन, मतलब एडिशन रिएक्शन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। वो क्यों कि 6 एरोमेटिक उसमें 6 कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक सेट होता है ना, तो एरोमेटिक 6 सेट जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का वो रीजनरेट हमारे पास हो जाता है अटैक के बाद भी, और हमारे पास सिर्फ सब्स्टिट्यूटेड जो एक हमारा कंपाउंड है वो उसके ऊपर आ जाता है। बाकी फर्दर सारा जो है सिस्टम वो ऐसे ही रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है। इलेक्ट्रोफाइल टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम, ठीक है। एक कार्बन पे जब अटैक करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और सिग्मा बॉन्ड बना लेता है उस वाली पर्टिकुलर जगह से, और फिर हमारे पास वो साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल के टाइम उस वक्त बना हुआ होता है, ठीक है। जब हमारे पास एक डबल बॉन्ड जो है वो हटा होता है और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास सर्कुलेट कर रहा होता है डीलोकलाइजेशन में। फर्स्ट स्टेप जो है स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इलेक्ट्रोफाइल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये मैंने बता दिया है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंटरमीडिएट पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये इसकी लोकेशन देखी जाएगी कि मतलब अगर तो वो पता ही है हमें कि ऑर्डो पे किस तरह रिएक्ट करेगा, पैरा पे और मेटा पे, ठीक है। एक सेकेंड में बुक निकालूँ।
इसकी भी फिजिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर तो हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की स्पीड को देखेंगे, अगर तो वो फास्ट सेक्शन है तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ऑर्डो और पैरा आ रहा है, और अगर हमारे पास स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है तो हमें पता चलेगा कि मतलब ज़्यादा फिजिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है कि मेटा जो है वो मेटा पोजीशन पे आए। एक सेकेंड बस, ये वाले पॉइंट्स जो है ना वो मैंने थोड़े अलग करने थे, वो मैं कर नहीं सकी अभी। अच्छा वो के अब ये मैंने बता दिया कि इसका रेट को देखा जाएगा। अगर तो फास्ट है हमारे पास कि बेंजीन इटसेल्फ के ऊपर अगर रिएक्ट हो रहा है, और फास्ट हमारे पास रेट ऑफ अटैक और रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे तो हमारे पास जो है वो मेटा है, और अगर स्लो है तो ऑर्डो पैरा है। इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें, अगर स्लो है तो ऑर्डो और पैरा है, अगर फास्ट है तो मेटा है, ठीक है। और अगर हम ये इसी बेस पे देखें कि अगर अटैक हमारा जो है ओवरऑल अटैक वो हमारे पास लो है तो फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे जो ज़्यादा फिजिबिलिटी देंगे ऑर्डो और पैरा की। जैसे कि अगर हम से सपोज ऑर्डो मिथॉक्सी को देखें तो 56% जो है वो पैरा की प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास आएगा, 43% ऑर्डो की और 1% मेटा आइसोमर्स की, ठीक है। और अगर हम दूसरे केस में देखें कि अगर तो रेट जो है वो हमारे पास इससे कॉन्ट्रारी है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। और अगर हम ये देखें कि इसमें कौन सा आता है तो नाइट्रेशन अगर हम करवा रहे हैं मिक्सचर में 93% प्रोबेबिलिटी है कि मेटा कंपाउंड मिलेगा, 6% ऑर्डो और 1% जो है वो पैरा, तो वो आइसोमर्स जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो इस वजह से जो है ना वो हमारे पास मेजरली मेटा पे ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और जो स्टीरिक इफेक्ट है वो वाइड रोल प्ले करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के अटैक करने में। इसको जो है फर्दर इलेक्ट्रॉनिक और स्टीरिक इफेक्ट्स को ना मतलब हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वही चीज़ें बस रिपीट होंगी, ठीक है। उसको मैं आप लोगों को प्रॉपर करके थोड़ा सा बाद में बताऊँगी, क्योंकि ये एंड वाला जो है ना वो थोड़ा सा स्मक है। बाकी अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन लिखवा सकते हो तो यू आर वार्मली वेलकम, ताकि मैं उसको थोड़ा देख के और पढ़ के आऊँ। और बाकी अगर कोई फर्दर शुरू करना चाहता है तो वो देख। मेरी हुई है। रमला